Dear student, today we will start our writing skills section. Today we will see the expansion of ideas. So first we will see what is the expansion of ideas. तो expansion of ideas होता क्या है? So all of you know that what is the literal meaning of expansion. ठीक है, तो चलो यहाँ हम देखेंगे कि क्या होता है एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़। पहले उसका मीनिंग देखेंगे कि हमें किस तरह से एक्सपांशन करना पड़ता है, किस प्रकार का क्वेश्चन होता है और क्या करना पड़ता है। सो एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ क्या है? एक्सपांशन ऑफ आइडिया इज टू एलाबोरेट एन आइडिया इन अ पैराग्राफ फॉर्म। क्या करना पड़ता है? हमें जो भी दिए हुए आइडिया उसको एलाबोरेट करना पड़ता है, उसका विस्तार करना पड़ता है पैराग्राफ फॉर्म में। ठीक है, पैराग्राफ में बनाना पड़ता है। तो पैराग्राफ करते समय हमें क्या करना चाहिए? पैराग्राफ क्या है? पैरा इज अ नेसेसरीली अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड सेंटेंसेस विच डेवलप वन टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, क्या होता है? पैराग्राफ इज नेसेसरी सीरीज ऑफ कनेक्टेड सेंटेंसेस। ये बात यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सेंटेंसेस कैसे होने चाहिए। सीरीज ऑफ कनेक्टेड सेंटेंसेस, कनेक्शन होने चाहिए एक दूसरे के बीच में, एक तालमेल होना चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो टॉपिक सेंटेंस दो जो भी हमें दिया होगा, तो एक्सपांशन के लिए ज़्यादातर क्या दी जाती है? तो जो इंग्लिश में की फेमस प्रोवर्ब है, वो प्रोवर्ब भी यहाँ पे हमें दी जाती है, जिसको हमें एक्सपांड करना पड़ता है, एलाबोरेट करना पड़ता है। सो टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज टॉपिक सेंटेंस? इट इज अ सब्जेक्ट। प्रोपोजिशंस क्या होता है? अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस अ जजमेंट और अ ओपिनियन। एक स्टेटमेंट होता है, एक असर्टेशन होता है जो क्या एक्सप्रेस करता है, एक जजमेंट और एक ओपिनियन एक्सप्रेस करने का काम करता है। टॉपिक सेंटेंस। प्रोपोजिशन स्टेटमेंट एक्सप्रेस इन अ सेंटेंस। गुड टॉपिक सेंटेंस इज अ ब्रीफ एंड इनकैप्सुलेट्स द सेंट्रल थीम। जो गुड टॉपिक सेंटेंस होता है इट इज ब्रीफ होता है एंड इनकैप्सुलेट द सेंट्रल थीम को इनकैप्सुलेट करता है। मतलब क्या करता है? एक्सप्रेसेस द एसेंशियल फीचर ऑफ द सेंट्रल थीम। जो सेंट्रल थीम है उसके जो एसेंशियल फीचर है उसको एक्सप्रेस करने का काम करता है एक अच्छा टॉपिक सेंटेंस। आइडियली इट इज़ रिटन इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में लिखा जाता है एक्सपांशन। इंट्रोडक्टरी प्यारा, पहला प्यारा इंट्रोडक्टरी प्यारा होता है। दूसरा जो होता है कोर कंटेंट। ठीक, पहले हम उसका जो है इंट्रोडक्शन देंगे, बाद में कोर कंटेंट जो कंटेंट है मेन लिखेंगे, बाद में कॉन्क्लूडिंग पैराग्राफ, लास्ट वाला पैरा। तो इस तरह से 3 पार्ट्स में उसे डिवाइड हम कर सकते हैं एक्सपांशन को। तो टॉपिक सेंटेंस कैन नेवर बी रिमूव फ्रॉम अ पैराग्राफ। जो टॉपिक सेंटेंस है वो पैराग्राफ में से कभी हम उसे रिमूव नहीं कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे हमें प्रोवर्ब, जो भी आइडिया दी हुई रहेंगी जिसे हमें एक्सपांश करना है, तो जिसका एक्सपांशन करना है, हम उस थीम से कभी दूर नहीं भटक सकते। थीम को पकड़ के ही, टॉपिक को पकड़ के ही, विषय को पकड़ के ही हमें उसको एक्सपांड करना है, उसके ऊपर लिखना है। तो देखते हैं हम वन बाय वन कि इंट्रोडक्टरी पैरा में क्या होना चाहिए, कोर कंटेंट में क्या होना चाहिए और हमें किस तरह से उसे कॉन्क्लूजन करना है। ठीक है, ओके। तो इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ होता है, क्या होता है? अ गुड पैराग्राफ इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ टॉपिक सेंटेंस इधर एट द बिगिनिंग, इन द मिडल और एट द एंड। तो क्या होना चाहिए? गुड पैराग्राफ क्या होता है? इट इज़ ऑलवेज एसोसिएट विद अ टॉपिक सेंटेंस। जो दिया हुआ है हमें, जिसको हमें एक्सपांड करना है, वो टॉपिक सेंटेंस, उससे हमेशा वो क्या होता है? एसोसिएटेड होता है, फिर वो बिगिनिंग हो, मिडल हो कि एंड हो। ठीक है ना? मतलब हमें दिए हुए टॉपिक से नहीं भटकना है, उस टॉपिक को पकड़ के ही हमें एक्सपांड करना है, एक्सपांशन करना है, हमारा एलाबोरेशन करना है। द सिम्बॉलिज्म और द आइडिया शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड। जो भी सिम्बॉलिज्म है उसमें, जो भी आइडिया है उसमें दिए हुए टॉपिक सेंटेंस में, इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय अस। हमें उसे क्लियरली अंडरस्टूड कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए अच्छे से, तभी हम उसे एलाबोरेट कर सकते हैं। द लिटरल, सिम्बॉलिक, मेटाफोरिकल मीनिंग नीड्स टू बी गिवन। उसका जो लिटरल है, शाब्दिक है, सिम्बॉलिक है, मेटाफोरिकल मीनिंग है, इट्स नीड्स टू बी गिवन। वो हमें वहाँ पे वो मीनिंग हमें क्या करना है? आगे रखना है, उसे हमें लिखना है। टू एक्सपांड एन आइडिया द फोकस शुड बी ऑन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स टू पुट फॉर द हिडन मीनिंग और डीपर थॉट्स बिहाइंड द गिवन आइडिया।
तो एक्सपांड करते समय हमें क्या करना है, हमारा फोकस कहाँ पे होना है, इट शुड बी ऑन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। वर्ड्स के ऊपर, एक्सप्रेशन जो थॉट हम एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। क्यों? टू पुट फॉर द हिडन मीनिंग और डिफर थॉट्स बिहाइंड द गिवन आइडिया। जो भी दिया हुआ सेंटेंस है उसमें क्या हिडन मीनिंग है, उसमें क्या डिफर थॉट्स है उसके पीछे, वो एक्सप्रेस करने के तरफ ही हमारा फोकस होना चाहिए। ठीक है। इन शॉर्ट द गिवन आइडिया नीड्स टू बी वेल इवेल्युएटेड एंड इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंगली। तो जो गिवन आइडिया है उसको अच्छी तरह से हमें इवेलुएट करना चाहिए, उसका अच्छी तरह से हमें इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, उन्हें सामने रखना चाहिए। ठीक है। तो एक एग्जांपल तो हम यहाँ पे लेंगे, उसके बाद समझ में आएंगे कि हमें किस तरह से कोई भी दी हुई जो आइडिया है उसे किस तरह से हम एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है। तो कोर कंटेंट में क्या होना चाहिए, ये तो हो गया इंट्रोडक्टरी प्यारा, हाँ, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम जो हिडन मीनिंग है वो एक्सप्रेस करेंगे, जो डीपर थॉट्स है उसके पीछे उसको एक्सप्रेस करेंगे। पहले जो दी हुई आइडिया है उसका क्या हिडन मीनिंग है, क्या लिटरल मीनिंग है, क्या मीनिंग निकलता है, क्या डीपर थॉट्स उसमें से निकलते हैं, वो हम पहले इंट्रोडक्टरी पैरा में प्रस्तुत करेंगे। बाद में कोर कंटेंट में हमें क्या क्या करना है, व्हाइल एलाबोरेटिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द आइडिया, उस आइडिया के जो अलग अलग एस्पेक्ट है, साइड है, बाजू है, उसको एलाबोरेट करते समय हमें क्या करना है, रिमेंबर दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। जो नीचे दिए हुए पॉइंट है वो हमें कंसिडरेशन में रहने हैं, वो हमें समझ लेने हैं, हमारे विचार में लेने हैं, ध्यान में रखने हैं। पहला, एक्सप्लोर पर्सपेक्टिव्स, गिव इंस्टेंसेस एंड एनेक्डोट्स, एक्सपीरियंसेस और इवन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो हमें उसे एलाबोरेट करते समय जो पर्सपेक्टिव्स है कि या फिर हमें क्या करना चाहिए, गिव इंस्टेंसेस एंड एनेक्डोट्स, कुछ उदाहरण, कुछ एनेक्डोट्स, घटना प्रसंग हमें यहाँ पे लिखने चाहिए। उसको आइडिया को एलाबोरेट करते समय उस आइडिया से रिलेटेड ही कोई इंस्टेंस, उससे रिलेटेड ही कोई एनेक्डोट हम वहाँ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक्सपीरियंसेस और इवन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कोई एक्सपीरियंस, इवन हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है जो आइडिया से रिलेटेड है, तो हम यहाँ वहाँ पे लिख सकते हैं कोर कंटेंट में। ठीक। देयर शुड बी यूनिटी एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, जो भी थॉट हम जो भी लिख रहे हैं वहाँ पे उन विचारों में एक क्लैरिटी होनी चाहिए, एक स्पष्टता होनी चाहिए, कोई भी ऑब्स्क्योरिटी नहीं होनी चाहिए, कोई संदिग्धता नहीं होनी चाहिए, कोई कठिनता नहीं होनी चाहिए समझने में, एक क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। एंड देयर शुड बी यूनिटी, जो भी थॉट हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो एक लिंक में होने चाहिए, उनके थॉट के बीच में एक लिंक होनी चाहिए, लिंक नहीं टूटनी चाहिए, एक यूनिटी उनमें होनी चाहिए। उसके बाद मेंटेन कोहेरेंस एंड लॉजिकल लिंक बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बिटवीन द सेंटेंसेस, कि अगर कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आते हैं, अलग अलग पॉइंट्स आते हैं सेंटेंसेस के बीच में, तो उनमें भी हमें एक लॉजिकल लिंक वहाँ पे रखनी है। ठीक। फॉर दिस डिस्कर्स मार्कर्स, कंजंक्शंस एंड कॉन्जिक्यूटिव फ्रेजेस कैन बी यूज। तो ये लिंक रखने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, डिस्कर्स मार्कर्स यूज़ कर सकते हैं, कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो जो वर्ड होते हैं एंड, बट, एट वगैरह, इस प्रकार के जो लिंक जिसके माध्यम से हम रख सकते हैं, तो इस प्रकार के वर्ड यूज़ करके तो हम दो सेंटेंस के बीच में कनेक्शन रख सकते हैं, एक संबंध हम रख सकते हैं। ईच पैरा और पॉइंट शुड सपोर्ट द सेंट्रल आइडिया। ठीक है ना। ईच पैरा और पॉइंट, जो भी पॉइंट लिखते हैं आप, पैरा लिख रहे हैं, इट शुड बी सपोर्ट, इट शुड सपोर्ट द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया को ही उसने सपोर्ट करना चाहिए। सेंट्रल आइडिया से हमें भटकना नहीं है, सेंट्रल आइडिया को पकड़ के ही हमें लिखना है, उसे एलाबोरेट करना है। बट प्रोपोर्शन ऑफ स्पेस शुड बी केप्ट इन माइंड। इस समय हमें जो स्पेस देना है थॉट को, जो आइडिया हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, एलाबोरेट कर रहे हैं, उसका जो प्रोपोर्शन है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कितना बड़ा लिखना है, कितना नहीं। तो ठीक है। तो प्रोपोर्शन ऑफ स्पेस क्या है, इट्स मोर इंपॉर्टेंट आइडियाज मोर स्पेस। अगर आइडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम ज़्यादा स्पेस देंगे, लेस इंपॉर्टेंट आइडिया लेस स्पेस। अगर आइडिया थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है तो हमें उसे कम स्पेस देंगे। ठीक है। तो इस तरह से प्रोपोर्शन का हमें ध्यान रखना है। तो प्रोपोर्शन ऑफ इम्फेसिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है। किस भाग के ऊपर इम्फेसिस देना है, भर देना है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इट सिंपली मीन्स कीपिंग द प्रिंसिपल सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ प्रोमिनेंस थ्रू आउट द पैरा। कि पैरा लिखते समय थ्रू आउट द पैरा जो प्रिंसिपल सब्जेक्ट है उसे हमें अग्रभाग में रखना है, ध्यान में रखना है, उसको ही
ध्यान में रख के ज़्यादा लिखना है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट होगा आइडिया होंगी उसको ही ज़्यादा स्पेस में देना है। अवॉइड टू मैनी आइडियाज़, ज़्यादा आइडिया अवॉइड करने। रिमेंबर दिस इज़ द मोस्ट क्रिएटिव पार्ट टू डेमोन्स्ट्रेट योर लैंग्वेज स्किल, कि तुम्हारा जो लैंग्वेज स्किल है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने का एक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पार्ट है, ठीक है। और इसे क्रिएटिवली हमें प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। हम बाद में, ये तो हो गया इंट्रोडक्टरी प्यारा के बारे में, एक और कंटेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, किस तरह का जो मतलब हमें किस बातों पे ध्यान देना है। बाद में कंक्लूजन करते समय हमें क्या क्या करना है। एट द एंड वी नीड टू सम अप सुटेबली विथ स्ट्रॉन्ग एंड रेलेवेंट पॉइंट। एक स्ट्रॉन्ग और रेलेवेंट पॉइंट, समर्पक जिसे हम कह सकते हैं, वो लिख के ही हमें एंड करना चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए और आइडिया से रिलेटेड होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। यूज ऑफ प्रोवर्ब्स इज अप्रोप्रिएट एट द एंड विद अ सिमिलर मीनिंग सेंटेंस गिवन इन द टॉपिक सेंटेंस। जो टॉपिक सेंटेंस में हमें जिसको एक्सपांड करना है उससे सिमिलर एक आधी प्रोवर्ब भी, एक बहुत अच्छी सी प्रोवर्ब उससे रिलेटेड, वो वहाँ लिख के भी हम कंक्लूजन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है द गिवन वन इज टिट फॉर टैट, कि अगर दिया तुमको एक्सपांसन के लिए टिट फॉर टैट, ये आइडिया इसको एक्सपांड करना है, ऐसा दिया अपन ने एक्सपांड कर लिया। फिर कंक्लूजन के टाइम में हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो यहाँ पे यू मे सम अप यूजिंग अनदर सिमिलर वन, रीप एज यू सो, है ना। टिट फॉर टैट के तरह ही मीनिंग रखने वाली दूसरी प्रोवर्ब रीप एज यू सो, इसका इस्तेमाल हम कंक्लूजन करते समय कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कंक्लूडिंग जो पार्ट है उसमें क्या कर सकते हैं, तो एक रेलेवेंट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग रेलेवेंट पॉइंट रख सकते हैं, सिमिलर प्रकार की प्रोवर्ब भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो लेट अस सी हाउ टू एक्सपैंड द गिवन आइडिया, कि अगर कोई आइडिया हमारे सामने रखी गई है तो हम उसे किस तरह से एक्सपैंड करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक हमने लिया है, सपोज आपको क्वेश्चन आया है एक्सपाउंड द फॉलोइंग आइडिया, और आपको दिया गया है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये टॉपिक सेंटेंस है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और आपको इसको एक्सपांड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, हमको सबको पता है जो प्रोवर्ब है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इंग्लिश में हमने देखा है, हमें सब इसके बारे में हम सब जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो पहले तो जो हिडन मीनिंग है वो सबको समझ में आना चाहिए। इसमें क्या मीनिंग है, स्लो, द वर्ड स्लो इज रिलेटेड विद द स्पीड, एवरीवन ऑफ अस नो दैट, एंड स्टडी मीन्स द रेगुलरिटी ऑफ द एक्शन, ठीक। तो प्रोवर्ब में क्या है, क्या किया, हम वैसे समझ सकते हैं कि देयर हैजंट बीन an emphasis on the speed of the action, but the emphasis is on the steadiness और regularity of the action, ओके। तो इस तरह से जो हिडन मीनिंग है हमें समझ लेना चाहिए, समझने के बाद हम उसे एक्सपांड कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हमने किस तरह से एक्सपांड किया है, उसको क्या क्या लिखा है, ओके। दिस वाइज सेइंग lays greater emphasis on the importance of regularity of an action than on its speed। ये जो एक वॉइस प्रकार के, सुनने प्रकार के एक प्रोवर्ब है, इंग्लिश की सेइंग है, वो किस बात के ऊपर ज़्यादा इम्फेसिस देती है, भर देती है, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलरिटी ऑफ एन एक्शन, की जो एक्शन है उसके जो रेगुलरिटी है, नियमितता है, उसके ऊपर ये इम्फेसिस देती है, भर देती है, जोर देती है, देन ऑन इट्स स्पीड, उसके स्पीड से ज़्यादा, ठीक है ना। रेगुलर दो स्लो मूवमेंट इज श्योर टू हेल्प वन रीच द डिजायर एंड, कि एक आधा व्यक्ति अपनी जो भी उसे हासिल करना है, जो भी हासिल करना है उसके लिए जो वो मूवमेंट करता है, जो एक्शन करता है, अगर वो स्लोली भी करता है, वो धीमे धीमे कर रहा है, लेकिन वो उसमें रेगुलर है, तो क्या होगा, श्योरली वो अपने डिजायर एम तक पहुंच जाएगा, जो भी इच्छित ध्येय है उस तक वो पहुंचेगा, डेफिनेटली पहुंचेगा, क्योंकि एक्शन उसकी क्या है, रेगुलर है, ठीक है ना। तो रेगुलरिटी ही वो चीज़ है जो हमें हमारे डिज़ायर एंड तक पहुंचाती है, डिज़ायर एम तक पहुंचाती है। तो हमें हमारे एक्शन में हमेशा रेगुलर रहना चाहिए। द एनिक्डोट ऑफ द टॉर्टाइज एंड द हेयर इज अ पॉजिटिव प्रूफ दैट द स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो यहाँ पे जो एक एनिक्डोट है, एक घटना प्रसंग है, जो कि सबको पता है, एक टॉर्टाइज और हेयर का, जैसे एक खरगोश और कछुए का जो स्टोरी है, फेमस स्टोरी है, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसी प्रोवर्ब का एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इट वॉज द रेगुलर एंड अनस्टॉप मूवमेंट ऑफ द टॉर्टाइज दैट हेल्प हिम कंप्लीट हिज जर्नी सूनर दैन द ब्रिस्क हेयर, कि जो हम कह सकते हैं कि सबको पता है खरगोश कैसा था, जो स्पीड से भाग सकता था, और कछुआ
एकदम धीमी गति से चलने वाला। लेकिन स्टोरी में क्या हुआ था कि खरगोश तो जोर से भागा भागा भागा, लेकिन आगे जाके उसने सोचा अरे अभी तो कछुआ बहुत दूर है, चलो एक आधी नींद की झपकी ले लेता हूँ, और वो सो जाता है। वो स्पीड होने के बावजूद भी उसके एक्शन में रेगुलरिटी नहीं रहती है, वो सो जाता है। लेकिन कछुआ धीमी गति से चलने वाला होता है, बहुत धीमी गति से चलने वाला होता है, लेकिन वो अपने एक्शन में रेगुलर रहता है, वो चलते रहता है चलते रहता है, और इसी रेगुलरिटी की वजह से वो सोने वाले खरगोश के आगे निकल जाता है। और क्या होता है, जो खरगोश एकदम ब्रिस्क होता है, एकदम चपल होता है, बहुत जोर से भाग सकता है, उस ब्रिस्क हेयर को भी, खरगोश को भी जो कछुआ है वो हरा देता है और अपनी जर्नी उसके पहले कंप्लीट कर लेता है। क्यों? बिकॉज ही इज़ रेगुलर इन हिज एक्शन, दो ही इज़ स्लो, स्लो होता है लेकिन रेगुलर होता है। रेगुलरिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यही ये प्रोवर्ब यहाँ पे हमें बता रही है। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया हमने पहले पैरा में, जो स्लो एंड स्टडी विद द रेस जो टॉपिक सेंटेंस दिया है उसका हिडन मीनिंग बताया हमने, जो डिटेल मीनिंग है वो हमने बताया कि इसमें क्या है। ठीक है, किस चीज़ के ऊपर इम्फेसिस करता है। बाद में एक एनेक्डोट जो है हमने लिया हेयर और टॉर्टोइस का, उसको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया। ठीक है, और आगे देखते हैं। इन दिस वे अ वाइज मैन इज कंसर्न ओनली अबाउट द रेगुलरिटी ऑफ हिज एक्शन। तो इसी प्रकार से अगर कोई वाइज व्यक्ति होता है वो क्या करता है, इज कंसर्न ओनली अबाउट द रेगुलरिटी ऑफ हिज एक्शन। जो भी एक्शन वो करता है, जो भी क्रिया वो कर रहा है, या जो भी ध्येय एम उसे अचीव करना है, उस रास्ते से वो जा रहा है, उसमें चलते समय अपने एक्शन के रेगुलरिटी के तरफ ही ज़्यादा ध्यान वो देता है, वो रेगुलर रहता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग अ वर्ड अ डे क्रिएट्स अ वोकेबुलरी ट्रेजर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। ये एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, लर्निंग अ वर्ड अ डे, कि एक दिन में एक ही शब्द अगर हम सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, क्रिएट्स अ वोकेबुलरी ट्रेजर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। उसके वजह से क्या होगा, इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में हजारों शब्दों की एक एक शब्द संग्रह का एक ट्रेजर, एक खजाना, एक संपत्ति हमारे पास निर्माण हो जाएगी। रोज का एक शब्द किया, लेकिन रेगुलरली किया, और बहुत सालों बाद क्या पाएंगे हम कि हमारा शब्द संग्रह जो है इतना बढ़ गया कि हमारे पास उसका एक ट्रेजर निर्माण हो गया। लेकिन रेगुलरली करके, एक दिन में एक ही शब्द लेकिन हमने रेगुलरली किया तो। बट लर्निंग 10 वर्ड्स अ डे फॉर 10 days एंड देन स्लीपिंग ओवर देम फॉर ईयर्स बियर्स नो फ्रूट। लेकिन अगर हम खरगोश की तरह ही करते हैं, हम क्या करते हैं, रोज के 10 शब्द करते हैं, लेकिन ये एक्टिविटी हम सिर्फ 10 दिनों के लिए करते हैं, और फिर सालों साल हम सो जाते हैं उसी खरगोश की तरह, फिर हम उस शब्दों को देखते ही नहीं हैं। तो इसका कोई भी फ्रूट हमें नहीं मिलेगा, कोई भी फल हमें नहीं मिलेगा, कोई भी फायदा नहीं होगा। क्या होगा कि अगर हम सो गए, हमने बाद में शब्दों की तरफ देखा भी नहीं, रोज के 10 किए लेकिन 10 ही दिन किए, उसके बाद में हमने देखा नहीं, तो आगे हमारे शब्द जो है वो पाठ नहीं होंगे, और जो हमने कर चुके थे 10 दिनों के लिए वो भी हम भूल जाएंगे, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। तो स्पीड अगर हमारा कम है तो चलेगा, लेकिन हमारे एक्शन रेगुलर होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर स्पीड कम हो या ज़्यादा हो ये बात ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे, लेकिन रेगुलरिटी जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है। सो द स्टेडीनेस ऑफ एक्शन इज द ओनली की टू सक्सेस। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, सम अप करते समय, कंक्लूजन करते समय, सो द स्टेडीनेस ऑफ एक्शन इज द ओनली की टू सक्सेस, कि एक्शन की जो स्टेडीनेस है वो एक ही चीज़ ऐसी है जो क्या है, तो एक हम कहेंगे सक्सेस की है। ठीक है, जिससे हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से ये प्रोवर्ब जो है स्लो एंड स्टडी विद द रेस, हमने उसको एलाबोरेट किया, एक्सपेंड किया। सो स्टूडेंट, इस प्रकार से अगर कोई भी प्रोवर्ब आती है, कोई भी यहाँ पे हम कह सकते हैं टॉपिक सेंटेंस आता है, तो हम उसे एलाबोरेट कर सकते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हिडन मीनिंग फर्स्ट पैरा में, इंट्रोडक्ट पैरा में उसका मीनिंग क्या निकलता है उसको थोड़ा विस्तृत रूप से एलाबोरेट करके लिखना पड़ेगा। फिर उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल, वो ऐसे एक आधा एनेक्डोट हो सकता है, माइथोलॉजिकल स्टोरी हो सकती है, कोई भी पौराणिक कथा हो सकती है, बहुत सारे कथाएं हैं पुराण में जिसे हम लिख सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। बहुत है जो हम, कोई भी अगर आती है
टॉपिक सेंटेंस या फिर कोई भी प्रोवर्ब आती है उसे एक्सपांशन करते समय हम पौराणिक कथाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। महाभारत से ले सकते हैं, रामायण से ले सकते हैं, कोई भी इंसिडेंट हम ले सकते हैं और उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल लो, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी चलता है यहाँ पे, वो भी आप लिख सकते हो। और इस तरह से एक्सपांड करते करते उसे एक्सपांशन में पूरा करके बाद में उसे कॉन्क्लूजन करते समय हमें कोई प्रभावी एक सेंटेंस लिखना है या सिमिलर प्रॉब्लम हमें लिखनी है। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू।